हेलो दोस्तों, नमस्कार है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन विद अभिषेक पर। आप लोगों मैंने जो करंट के 2 वीडियो बनाए थे उसमें आप लोगों ने जो फीडबैक दिया है कि हाँ मेरी आवाज़ थोड़ी लो हो रही है वीडियो में, ठीक है। उसके लिए मैंने माइक ऑर्डर कर दिया है, उसको जल्दी ही हम लोग ठीक कर लेंगे, ठीक है। बाकी के लिए अगर थोड़ा सा क्वालिटी लो होता है तो आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी 360 पे करके देखिएगा तो सही दिखेगा, ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर में भारतीय अर्थव्यवस्था का जो क्लास है वो शुरू करेंगे। यहाँ से इसको हम करीबन 15 या 16 लेक्चर में कवर करेंगे, पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था, जो प्रीलिम्स और साथ साथ मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। और ये किसी भी जो यूपीपीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे एमपीपीएससी हो या यूपीएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा ये लेक्चर जो होगा। आज पहला लेक्चर है तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय और उत्पादन के संबंध में। कल उसके बाद जो आगे लेक्चर आएंगे उसमें राज्य की कोष नीति बजट होगा, फिर वित्तीय समावेशन, विकास एवं समृद्धि होगा, मनी एंड बैंकिंग होगा। ऐसे करते करते हम 15 या 16 लेक्चर में इसे कवर कर लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं पहला भारतीय आय और उत्पादन। तो राष्ट्रीय आय और उत्पादन, सबसे पहले हमें समझना होगा कि उत्पादन के लिए आवश्यक जो चीज़ें होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखिए भूमि होती है। एक तो जो भूमि होती है वो एक उत्पादक इकाई है। दूसरा है प्राकृतिक संसाधन। देखिए जो प्राकृतिक संसाधन है, एक भूमि हो गया पहला तो, ठीक है। दूसरे नंबर पे है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में हमारा जो प्रकृति से हमें प्राप्त हो रहा है वो सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, ठीक है। जैसे अब उदाहरण के तौर पे आप समझ लीजिए पेड़ हो गए, या जो आपको कच्चा माल जो होता है कृषि के क्षेत्र में जो मिलता है वो हो गया। श्रम, अब श्रम लेबर की ज़रूरत तो हर जगह होती है, हर जगह, चाहे वो इंडस्ट्री हो या कृषि क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, तो वहाँ पे लेबर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो लेबर हो जाएगा तीसरी चीज़। चौथी चीज़ भौतिक पूंजी फिजिकल कैपिटल में एक होगा स्थायी और एक होगा कार्यशील, ठीक है। 2 होंगे, एक स्थायी होगा एक कार्यशील होगा। अब स्थायी में क्या है कि मशीन जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, जैसे हाल हो गया, हाल से लेकर कंप्यूटर, भवन, वाहन, ये सभी जो हैं ये स्थायी भौतिक पूंजी हैं, ठीक है। इसमें न तो वृद्धि नहीं हो सकता है ना, ठीक है। और कार्यशील कच्चा माल और जो ये नगद पैसा मतलब जो पूंजी होता है ये कार्यशील होता है। और मानव पूंजी, और 5वें नंबर पे हमारा क्या है, मानव पूंजी। जो उत्पादन के लिए आवश्यक चीज़ें हैं उसमें मानव पूंजी है। अगर मानव जो है कौशल युक्त है, प्रशिक्षित है, तो वो जो है उत्पादन बढ़ा देगा किसी भी इंडस्ट्री का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ज्ञान जब अगर प्राप्त कर लेगा तो वो श्रेष्ठ हो जाएगा, मतलब वो उत्पादन को बढ़ा देगा। इन्हें उत्पादन का कारक भी कहा जाता है। ये डायरेक्ट हैं, ये उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक अगर पूछता है एग्जाम में तो ये आ जाएंगे आपके 5 हैं: भूमि, संसाधन, श्रम और भौतिक पूंजी, और फिर मानव पूंजी। और किसी देश का जो राष्ट्रीय आय होगा वो इन्हीं कारकों पर निर्भर होगा। जहाँ पे इन प्राकृतिक संसाधन अधिक होगा वहाँ पे आप देखेंगे राष्ट्रीय आय अधिक होने की संभावना है, ठीक है। अब दूसरा आप देखते हैं फिर आगे क्या है, हाँ, गैर कृषि क्रियाएँ क्या होती हैं, ठीक है। गैर कृषि क्रियाएँ होती हैं लघु विनिर्माण, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, इट्स, जब मतलब कि ये जो कृषि से अन्य जो क्रियाएं होती हैं वो गैर कृषि क्रियाएं हो जाएंगी, ठीक है। और फिर जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वह मानव पूंजी में बदल जाती है और यह देश के उत्पादन शक्ति में वृद्धि करती है। देखो, जब शिक्षा, प्रशिक्षण या चिकित्सा सेवा में अगर निवेश कर रहा है कोई भी कंट्री, तो जाहिर सी बात है जो उसकी मानव पूंजी होगी उसमें जो है प्रशिक्षण अधिक होगा तो उत्पादन शक्ति उनकी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो मतलब कि स्किल्ड मैन पावर है। जब स्किल्ड मैन पावर है तो वो उत्पादन अधिक करेंगे। अब देखते हैं उत्पादन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मछली पालन हो गया और खनन तथा उत्खनन हो गया, ये प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसमें ऑप्शन दे दिया जाता है खनन उत्खनन, मछली पालन, विनिर्माण। तो आप देखिए यहाँ पे खनन उत्खनन
प्राथमिक में आ रहे हैं, ना कि द्वितीयक में। और द्वितीयक में जैसे मैन्युफैक्चरिंग मतलब विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण और जल विद्युत गैस जो ये क्रियाएं हैं ये द्वितीयक क्षेत्र में आती हैं, ठीक है। तृतीयक क्षेत्र में सेवाएं जो जितनी भी होंगी, जिसमें सेवाएं इंक्लूड होगा वो तृतीयक क्षेत्र में आएंगे। जैसे होटल हो गया, देखिए होटल हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, भंडारण हो गया, बैंकिंग, बीमा, लोक प्रशासन, डिफेंस, अन्य सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, ये सब तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। जहाँ पे सेवाएं प्रदान की जाती हैं वो तृतीयक क्षेत्र में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ हम समझ गए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र है, उसमें वो ऑप्शन देके आपको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। ये सब आर्थिक क्रियाएं हैं। इनमें से देश की राष्ट्रीय आय को मापन के लिए इन तीनों क्षेत्र का मतलब एग्रीगेट है निकाला जाता है। उसके मापन के बाद ही राष्ट्रीय आय, अगर ये बढ़ेंगी तीनों क्षेत्रों में अगर मतलब कि जो आर्थिक विकास है वो बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र में जितना अधिक विकास होगा सेवाओं की मांग उतनी बढ़ेगी। अब ये कैसे होगा? प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र में जैसे आप प्राथमिक कृषि क्षेत्र है, इसमें अगर विकास हुआ तो किसानों के पास आय आएगी। या द्वितीयक क्षेत्र विनिर्माण अगर ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो रोज़गार जब मिलेगा तो उनको जो है आय उनकी ज़्यादा होगी। जब आय ज़्यादा होगी तो वो सेवाओं की मांग करेंगे। वो अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे या कहीं घूमने जाएंगे तो उससे पर्यटन बनेगा। अगर कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में खाना गए तो हॉस्पिटैलिटी का सेवा क्षेत्र बढ़ेगा, ठीक है। बैंकिंग सेवा क्षेत्र, ऐसे सारे मतलब सेवा क्षेत्र में विकास होगा। इससे ही समझ गए हैं। तो अब आइए देखते हैं फिर कृषि भूमि के उत्पादन बढ़ाने का तरीका है। भूमि से उत्पादन बढ़ाने का क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुविध फसल हो सकता है एक तो प्रणाली, एक वर्ष में एक से ज़्यादा फसल उगाया जाए, मतलब एक से ज़्यादा फसल अगर आप उगाएंगे जाहिर सी बात है कि आय आपकी बढ़ी जाएगी। और दूसरा है आधुनिक कृषि। आधुनिक कृषि में क्या होगा कि जो है हरित क्रांति में जो या जीएम फसलों का यूज़ करके अधिक पूंजी का इस्तेमाल करके नवीन टेक्नोलॉजी का विकास करके हम जो है भूमि के उत्पादन शक्ति को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं राष्ट्रीय आय और उत्पाद में कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं। यहाँ से आपका जो है ये लेक्चर शुरू हो रहा है कि ये अब महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है यहाँ से शुरू हो रहे हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है, पहला जो अवधारणा है वो सकल घरेलू उत्पाद है, ठीक है, जीडीपी। और आगे फिर हम जीएनपी देखेंगे, फिर एनएनपी देखेंगे। इसमें कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को। तो भाइयों साथियों, अगर हम इसको इन टर्मोलॉजी को सही से पकड़ेंगे तो प्रीलिम्स में हमारे जो है क्वेश्चन गलत होने के चांस कम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। अब इसमें देखिए सबसे पहले एक वर्ष के दौरान, ठीक है, एक वर्ष के दौरान घरेलू सीमा, जैसे भारत है, भारत की भौगोलिक सीमा आप समझ रहे हैं ना, जो भारत की भौगोलिक सीमा है उसी को घरेलू सीमा कह रहे हैं। निवासियों द्वारा, चाहे यहाँ पे कोई विदेशी हो या नागरिक हो, वो सभी जो यहाँ पे रह रहे हैं, चाहे मतलब कोई कंपनी यहाँ पे स्थापित की गई हो, उनके द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग, आप समझ रहे हैं, मीडिएटरी जो वस्तुएं हैं उनको नहीं लेंगे हम। जो अंतिम वस्तुओं और सेवाएं हैं उनके बाजार मूल्य का जो समग्र योग होगा वही जो है जीडीपी होगा, ठीक है। जैसे अब 1 किलो गेहूं है तो ये कच्चा माल हो गया, फिर इससे आटा बन सकता है, 1 किलो आटा बना। अब 1 किलो आटा को हम इसमें जो है नहीं शामिल करेंगे जीडीपी में। जब 1 किलो आटा से मान लो 1 किलो ब्रेड बना है तो वो जो है हमारा अंतिम वस्तु हुआ, उसके कॉस्ट को यहाँ पे से मतलब कि लिया जाएगा। पहले क्या होता था कि जो जीडीपी है इसको जो है सीएसओ द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा इसका कैलकुलेशन किया जाता था। लेकिन सरकार ने 2019 के बजट में क्या किया कि एनएसएसओ और सीएसओ को मर्ज करके एनएसओ बना दिया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसके द्वारा अब ये जीडीपी की गणना की जा रही है। एनएसएसओ मतलब क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो है मतलब गरीबी और अन्य बेरोजगारी अन्य इन चीज़ों की सर्वे करता है। तो जीडीपी क्या हो गया? सबसे पहले हमें क्या रखना है, एक टाइम फ्रेम है, 1 वर्ष है, ठीक है, 1 वर्ष में। और फिर दूसरी एक स्थान है, मतलब भौगोलिक सीमा है किसी देश की, जैसे भारत का भौगोलिक सीमा हो गई, उसमें निवासी चाहे भारत का व्यक्ति हो या विदेश का व्यक्ति हो, जो वो अंतिम वस्तु, और फिर क्या ध्यान रखना है कि अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य के जो समग्र योग होगा उसी को हम
जीडीपी कहेंगे, ठीक है। यहीं से आगे सारे टर्म जुड़े हुए हैं, तो जीडीपी समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आइए देखते हैं फिर जीएनपी क्या होता है। जीएनपी राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब इसमें क्या कर रहे हैं, देखो जीडीपी जो पहले हम पढ़ चुके हैं, जीडीपी प्लस विदेश में रहने वाले भारतीयों की आय। अब जो विदेश में रह रहे हैं हमारे देश के लोग, उनके द्वारा जो आय की जा रही है वो भी जुड़ेगा, लेकिन जो भारत में विदेशी रह रहे हैं उनके द्वारा जो आय अर्जित की जा रही है वो घट जाएगा, ठीक है। तो अब ये देख रहे हैं आप, मतलब कि जीडीपी तो है ही है, जो जीडीपी हमारे देश की है ये। अब उसमें जीडीपी में क्या कर रहे थे हम, कि हम जो है केवल जो भारत के निवासी थे, मतलब चाहे वो देश निवासी मतलब नागरिक भी हो सकते हैं, विदेशी भी हो सकते हैं, तो उनको हम जो है उसमें जोड़ रहे थे। अब इसमें क्या हो रहा है, जो भारत का है, जो विदेश का है, जो भारत में उत्पादन कर रहा है और आय उसको हो रही है, उसको इसमें से घटा दिया जाएगा, और जो विदेश में रह रहा है और वो आय कर रहा है उसको इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो ये जो होगा जीएनपी, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, फिर राष्ट्रीय आ गया, राष्ट्रीय शब्द आ गया। तो अब इसको भौगोलिक सीमा से देख के हम नागरिकता से देख रहे हैं कि नागरिक जहाँ भी होगा हमारा, वो जितना उत्पादन कर रहा है और आय कर रहा है वो जो है काउंट करेंगे। फिर निवल या शुद्ध मतलब एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये क्या होता है। अब इसमें जीएनपी अभी देखे थे हम, जीडीपी में क्या किए थे, क्या जोड़े थे, जीडीपी में हम जोड़े थे जो विदेश में रहने वाले भारतीय हैं उनकी आय, और जो भारत में रहने वाले विदेशी हैं उनकी आय को घटा दिए थे, ठीक है। उससे जो हो गया आया उस एनपी है कि डेप्रिसिएशन, जो मशीन है उसमें कुछ ना कुछ घिसावट होती रहती है, कर या व्यय जो हो गया वो घटा के जो आएगा वो एनएनपी होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। आइए अब राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होती है, एनआई मतलब नेट नेशनल इनकम, ठीक है। ये क्या होती है, नेट नेशनल इनकम क्या होती है, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना है, ये टर्म जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसमें ध्यान क्या देना है कि देखिए बाजार कीमत पर जो एनएनपी हो गया, एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। हमने क्या देखा था, नेट, और वो बाजार में मार्केट प्राइस एमएमपी मतलब मार्केट प्राइस पे जो एनएनपी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या था, एन नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या था, जीएनपी, ठीक है। जीएनपी प्लस माइनस जो वो था डेप्रिसिएशन, ठीक है, वही था एनएनपी। और एनएनपी से जब अप्रत्यक्ष कर घटा देंगे और सब्सिडी उसमें जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल इनकम, ठीक है। नेट नेशनल इनकम कैसे निकलेगा, क्योंकि सरकार जो अप्रत्यक्ष कर है वो सभी नागरिकों द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। तो उसको हम घटा रहे हैं और सरकार जो सब्सिडी दे रही है उसको हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। वो जो है तो उसके बाद जो मार्केट प्राइस, क्योंकि आप देखिए जो मार्केट प्राइस है किसी भी वस्तु की, उस पर क्या होगा कि जो अप्रत्यक्ष कर लगा होता है, मान लीजिए आप कोई वो खरीदते हैं, टूथपेस्ट खरीदते हैं, तो टूथपेस्ट का जो टूथपेस्ट पे क्या होगा कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होगा, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स लगा होगा, और सरकार अगर उस पर सब्सिडी दे रही है तो वो उसमें घट के आएगा। तो मान लो कि वो था टोटल 10 रुपये का था, ठीक है, और मान लो उसमें 2 रुपये का टैक्स लगा, 12 हुआ। सरकार ने सब्सिडी दिया 5, तो कितना 7 रुपये हुआ। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि जो बाज़ार कीमत पर जो एनएनपी था उसमें अब यही देखिए, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि अप्रत्यक्ष कर को घटा रहे हैं और सब्सिडी को उसमें जोड़ दे रहे हैं, तो उससे हमारा क्या आ जा रहा है, शुद्ध राष्ट्रीय आय, ठीक है। अब राष्ट्रीय आय के मूल्यांकन स्थिर कीमतों पर वास्तविक हो जाता है। जब स्थिर कीमतों पर किया जाता है, मतलब कोई आधार वर्ष ले लिया जाए कि जैसे अभी जो हाल में सरकार ने चेंज किया है, तो आधार वर्ष चल रहा है 2011-12, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अभी राष्ट्रीय आय को मापने के लिए कौन सा आधार वर्ष भारत सरकार द्वारा यूज किया जा रहा है। तो आधार वर्ष 2011-2012 राष्ट्रीय आय को मापने के लिए यहाँ इस समय जो इसके तुलना से गणना करते हैं स्थिर कीमतों पर, ठीक है। अब पहले सीएसओ द्वारा देखिए सॉरी सीएसओ देखिए है सीएसओ द्वारा वर्ष 2015 में जारी निर्देश के अनुसार स्थिर बाजार मूल्यों पर व्यक्त जीडीपी
जीडीपी, जो कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के बेसिक मूल्य पर व्यक्त सकल मूल्य संवर्धन जीएवी का योग होगा, राष्ट्रीय आय को प्रदर्शित करता है। हाँ, देखिए क्या हुआ था 2015 में सीएसओ ने कुछ परिवर्तन कर दिया था। अब उसने क्या किया था कि समझ जीडीपी के समझ जो अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्र, मतलब तीन ही क्षेत्र हैं ना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और तीनों क्षेत्रों के जो को बेसिक मूल्य में व्यक्त करते हुए सकल रूप से जो संवर्धन, कितनी वृद्धि हो रही है सब में जो है, मतलब आधार वर्ष की तुलना में, इसको निकाला तो उसका जब योग किया तो वही जीएपी हो गया। तो उसी को राष्ट्रीय आय ये लोग मतलब कहते हैं, उसी को राष्ट्रीय आय भी कहा जा सकता है। जीडीपी को उच्च कल्याण का सूचकांक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये किसी भी आम क्योंकि किसी की आय बढ़ सकती है तो किसी की आय कम भी हो सकती है। अब जीडीपी में क्या हो सकता है कि सकल घरेलू उत्पाद है, ठीक है, इससे कल्याण आप नहीं माप सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों भाई? क्योंकि देखिए अब इसमें क्या है कि टोटल जो एक वर्ष में किसी भी देश का जो है निवासियों द्वारा अंतिम उत्पादित वस्तु और सेवाओं का जो समग्र मूल्य है वही ना कैलकुलेट किया जाता है। जीडीपी क्या होगा, मान लीजिए रिलायंस का बहुत तेज़ी से आय बढ़ रही है, रिलायंस लेकिन आपकी है, हमारी नहीं बढ़ रही है, तो जो काउंट हो रहा है वो तो सबका काउंट हो रहा है ना। तो वो उससे क्या हो रहा है कि वो दिखाएगा कि जीडीपी हमारी बढ़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबका कल्याण सुनिश्चित हुआ है, ठीक है। अब इसमें उदाहरण के लिए कंपनी लगाने से जीडीपी बढ़ेगा, लेकिन कंपनी के प्रदूषण से गरीब आदमी के मछली पालन तथा कृषि पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा, सही बात है, ठीक है। तो इससे जो है ये कल्याण का मापक नहीं हो सकता है जीडीपी कि वास्तविक देश में कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसकी मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे शुद्ध मानक है। या किसी देश के आर्थिक कल्याण का ठीक से पता लगाने के लिए पर कैपिटा इनकम, जिसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, एक सर्वश्रेष्ठ मानक है। आप समझ रहे हैं, मतलब इससे क्या होगा कि पर हेड जो इनकम है उसमें कितनी वृद्धि हो रही है। अगर आपको पता चल जाए कि प्रति वर्ष प्रति हेड में, मतलब जैसे मेरा आपका और मेरे परिवार के प्रति हेड की कितनी वृद्धि हुई है एक साल में, तभी ना हम ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हम कितना जो है डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। इससे आर्थिक कल्याण का जो है अच्छे से पता लग पाता है। तो लॉन्गेस्ट इकोनॉमी आर नॉट द रिचेस्ट, ये वर्ल्ड बैंक ने कहा था, वही जीडीपी का कंसेप्ट लेकर कहा था, ठीक है। पर हेड जब तक आप काउंट नहीं करेंगे तब तक आपको आर्थिक कल्याण के बारे में सही से अंदाज़ा नहीं लग पाएगा। ये सब टॉपिक अगले जब हम विकास और समृद्धि में अंतर देखेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ आ पाएगा। फिर मौद्रिक राष्ट्रीय आय क्या होती है? मौद्रिक राष्ट्रीय आय माने चालू कीमतों पर का प्रयोग किया जाता है। जो चालू कीमतों का प्रयोग किया जाता है तो उसे मौद्रिक राष्ट्रीय या प्रचलित कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मतलब चालू की जो अभी करंट जैसे 2020-21 जो चल रहा है, इस पे जो अगर हम काउंट करते हैं तो उसे कहते हैं मौद्रिक राष्ट्रीय आय। लेकिन जब स्थिर कीमतों पर करते हैं उसे ही वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। और ये आधार वर्ष 2011-12 है, ठीक है। ये देखते हैं आगे। चालू मूल्य पर व्यक्त जीडीपी और स्थिर मूल्यों पर जीडीपी में अब देखते हैं इसमें क्या है अंतर। देखो, जब जीडीपी की गणना बाजार में प्रचलित मूल्य या चालू मूल्य पर की जाती है तो उसे चालू मूल्य पर जीडीपी या मौद्रिक जीडीपी कहते हैं, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी मतलब जो करंट प्राइस होती है, जो करंट प्राइस पे अगर किसी देश के वस्तु और सेवाओं के अंतिम उत्पाद की गणना की जाती है एक वर्ष में, तो उसको कहते हैं हम नॉमिनल जीडीपी। और जब जीडीपी की गणना स्फीति मतलब वो इन्फ्लेशन के प्रभाव को दूर करने के लिए जीडीपी को किसी पिछले, अब देखिए आधार वर्ष का कॉन्सेप्ट क्यों आया है, क्योंकि जो हर साल कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन रहता है, ठीक है। इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए, इन्फ्लेशन की जो प्रभाव है उसको दूर करने के लिए आधार वर्ष का कॉन्सेप्ट लाया गया है, ठीक है। इसको दूर करने के लिए आधार वर्ष जो भारत में आधार वर्ष है वो 2011-12 है, मूल्य के आधार पर व्यक्त करते हैं। तो स्थिर मूल्य पर जीडीपी जैसे वास्तविक या रियल जीडीपी कहते हैं। अब राष्ट्रीय आय आकलन की विधियाँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है
कि राष्ट्रीय आय आकलन की कौन कौन सी विधियाँ हैं। ठीक है, ऑप्शन दे देगा आपका, कौन सी नहीं है, 3 दे देगा, ये उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, एक और दे देगा। तो आपको इन तीनों तो है, ये याद रखना है। और एक जो और दे देगा वो नहीं होगा, या दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ये राष्ट्रीय आय के आकलन की विधि है, और उसमें दे देगा कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, फिर कूट दे देगा 1 2 1 2, ऐसे करके दे सकता है। अब राष्ट्रीय आय क्या था? राष्ट्रीय आय था एनएनपी मार्केट प्राइस पे माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, ये था राष्ट्रीय आय। अब देखिए, इसके लिए सबसे पहला है उत्पादन विधि। ठीक है, उत्पादन विधि में क्या है? इसमें अर्थव्यवस्था के उत्पादन इकाइयों के उत्पादन का कुल योग शामिल होता है। ठीक है, जो उत्पादन इकाइयाँ हैं उनके उत्पादन का कुल योग भी शामिल किया है उत्पादन विधि में। इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले वर्ष में हुए उत्पादन के योग को शामिल करते हैं। ठीक है, उत्पादन के योग को, इसमें उत्पादन के योग को शामिल कर रहे हैं उस वर्ष में जिस वर्ष की गणना हम कर रहे हैं राष्ट्रीय आय की। दूसरी क्या है? आय विधि। आय विधि में क्या आता है? उत्पादन के सभी साधनों द्वारा उत्पादन के परिणाम स्वरूप प्राप्त आय के योग को राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। वहाँ पे क्या था कि केवल हम जो उत्पादन विधि थी उसमें उत्पादन, टोटल उत्पादन काउंट कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या है कि के द्वारा जो आय प्राप्त हुई है हमें, टोटल आय, उसको गणना कर रहे हैं। देखिए, कर्मचारियों की क्षतिपूरक आय जिसमें मजदूरी और वेतन, नियोक्ता द्वारा सामाजिक अंशदान और मूल्य शामिल होता है, लगान, रॉयल्टी, ब्याज, लाभ, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, सॉरी जूम हो गया था। ठीक है, अब आइए देखते हैं व्यय विधि। तीसरी क्या है? व्यय विधि। व्यय विधि में क्या है? बाजार मूल्य पर जीडीपी जो है, जो मार्केट प्राइस पे है, को बाजार मूल्य पर को देश की आर्थिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर जो किए गए कुल व्यय के रूप में देखा जाता है। ठीक है, जो बाजार मूल्य पे जो देश की सीमा के अंदर अंतिम वस्तुओं पर किए गए जो कुल व्यय होता है उसके द्वारा भी राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए 3 विधि है, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। उत्पादन विधि में केवल उत्पादन देखेंगे कि अंतिम रूप से कितना उत्पादन किया गया है। आय विधि में उत्पादन, कुल उत्पादनों द्वारा कितना कुल आय किया गया है, और व्यय विधि में मतलब अंतिम वस्तुओं से कितना व्यय किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है कि निजी अंतिम उपभोग व्यय और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय दोनों को शामिल किया जाता है। अब ये आगे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछता है, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में शामिल किए जाने वाले मद कौन कौन से हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हम देखते हैं। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। तब अब देखिए, आय गणना वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को, अब देखिए मीडिएटरी वस्तु और सेवाओं को नहीं, अंतिम जो वस्तु और सेवाएं हैं उनके उत्पादन को इसमें शामिल किया जाता है। गणना वर्ष में उत्पादित उस वर्ष में ना बिका हुआ स्टॉक, जो अगर स्टॉक है बिका नहीं है तो उसको भी राष्ट्रीय आय में काउंट करते हैं। सैनिकों और सुरक्षा सेवाएं, जो सैनिक और सुरक्षा सेवाएं दे रहे हैं उनकी सेवाएं भी काउंट करते हैं। विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किया जाने वाला व्यय, जो विदेशी पर्यटक आएंगे हमारे यहाँ, जो वो व्यय करते हैं हमारे राष्ट्रीय आय का हिस्सा होता है। ठीक है, और सरकार द्वारा जनता को प्रदान की गई निःशुल्क सेवाएं। अब सरकार द्वारा जो निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं जनता को, जैसे कि जो अंत्योदय अन्न योजना, या जो भी इस टाइप मनरेगा, जो भी इस टाइप की योजनाएं होती हैं, या वंचित वर्गों को जो प्रदान किया जाता है सरकार द्वारा, उसकी निःशुल्क सेवाएं जो होती हैं उनको जो है राष्ट्रीय आय में काउंट किया जाता है। लाभांश, जो कंपनियां हैं जैसे कि जो पीएसयूज़ हैं या निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां हैं, वो जो लाभांश अर्जित करती हैं उनके मद को भी राष्ट्रीय आय में काउंट किया जाता है। भविष्य निधि कोष, मतलब म्यूचुअल फंड, जो कोष में लोगों का जो अंशदान होता है उसको भी राष्ट्रीय आय के रूप में के मद में शामिल किया जाता है। ठीक है, और स्वयं उपभोग के लिए किया गया उत्पादन, अब स्वयं के उपभोग के लिए जो उत्पादन किया जा रहा है उसको भी राष्ट्रीय आय में काउंट करते हैं। और ये ब्रोकर्स कमीशन, अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, जो ब्रोकर्स कमीशन है, जैसे आप मतलब दिल्ली में देखे होंगे कि जो ब्रोकर्स तो अब हर जगह हैं, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो जैसे कि वो होते हैं, घर दिखाने के लिए ब्रोकर्स का इस्तेमाल किया जाता है, या किसी भी क्षेत्र में जो ब्रोकर्स कमीशन है शेयर बाज़ार में होता है, तो उसको भी अब ये उत्पादन में शामिल किया जाता है राष्ट्रीय में। विदेशों में स्थित भारतीय बैंकों की आय, विदेशों में स्थित भारतीय बैंकों की आय जो है उसको भी हम राष्ट्रीय आय के मद के रूप में शामिल किया जाता है। अब
किसको हम राष्ट्रीय आय की मद में शामिल नहीं करते हैं, ये अब महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन कौन से मद हैं जो राष्ट्रीय आय में आते हैं या कौन कौन से मद हैं जो राष्ट्रीय आय में नहीं आते हैं, तो यहीं से कंफ्यूज कर देगा, वो आप देख लेना एक बार। ठीक है, अब शेयर और डिबेंचर चाहे उसी वर्ष में निर्गत क्यों ना हुए हों, शेयर और डिबेंचर को हम राष्ट्रीय आय के मद में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। और पूंजीगत लाभ या हानि या अप्रत्याशित लाभ। अब पूंजीगत लाभ या हानि क्या होता है? पूंजीगत वस्तुएं वो होती हैं जो दीर्घकाल तक काम करती हैं। देखिए, मान ली सरकार ने सड़क बनाने का जो है ठेका दिया है, तो ये पूंजीगत वस्तु है। इसमें अगर लाभ या हानि हो रही है सरकार को, तो इसको जो है हम राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, या कोई भी मध्यवर्ती भुगतान शामिल नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि फैक्ट्री का बिजली का खर्च, होटल द्वारा खरीदी गई सब्जियां आदि। अब होटल में क्या है कि सब्जियां खरीदी गई हैं, लेकिन बाद में उसको तो कोई सब्जी रेस्टोरेंट में किसी न किसी के द्वारा, कोई जैसे अब राजमा खरीदा गया कच्चा, तो उसमें राजमा या चावल कुछ बनेगा, तब जाके वो अंतिम उत्पाद होगा ना। तो ये एक उदाहरण है। तो अंतिम उत्पाद जब बनेगा और जब काम को किसी फैक्ट्री में जो वस्तुएं बनाई जाएंगी, उसके बाद ही ना उसका जो है अंतिम उत्पाद होगा। सेवाएं, ठीक है, बिजली भी मीडिएटरी वस्तु है, तो इसमें भी हम इसे राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। और किसी के व्यक्ति के परिवार द्वारा अवकाश में किया जाने वाला गृह कार्य। ठीक है, अब यही सबसे विवादित रहता है। जो गृह कार्य होता है उसको जो है राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं किया जाता है, जब फल सब्जी उत्पादन आदि। और किसी फर्म में रखे गए स्टॉक की कीमतों में वृद्धि, विदेशों से प्राप्त उपहार। अब विदेशों से प्राप्त हमें उपहार हैं, वो भी हम काउंट नहीं करते हैं। या किसी फर्म में रखे स्टॉक की कीमत में अगर वृद्धि हुई है तो उसको भी हम नहीं काउंट करते हैं। विदेशों से प्राप्त होने वाली ठीक है, विदेशों से जो प्राप्त होने वाली शुद्ध आय संबंधी आंकड़े को तैयार तथा प्रकाशित करने का कार्य आरबीआई द्वारा किया जाता है। तो आरबीआई अपने विश्लेषण में एनएसओ के आंकड़े का उपयोग करती है। ठीक है, एनएसओ के आंकड़े का उपयोग जो है वो आरबीआई करती है, जो विदेशों द्वारा प्राप्त शुद्ध आय संबंधी आंकड़े होते हैं। राष्ट्रीय आय के आकलन संबंधित कुछ तथ्य हैं, आइए देखते हैं वो तथ्य क्या हैं। ठीक है, हाँ, तो थोड़ा जूम कर लेते हैं। और आप लोगों को जैसा भी लगे पहला वीडियो जरूर लगा कि इसका अगला लेक्चर आना चाहिए या क्या सुधार करने चाहिए। और हाँ, माइक के लिए मैंने ऑर्डर कर दिया है, कुछ समय लगेगा, माइक आ जाएगा। और अगर क्वालिटी में कुछ दिक्कत है तो थोड़ा क्वालिटी आप लोग भी बढ़ा के देख लीजिएगा, मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है। बाकी अगर कोई भी कमी लगती है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट जरूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, आइए राष्ट्रीय आय के आकलन संबंधी तथ्य देखते हैं। राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े एनएसओ आप समझ रहे हैं ना, जो अभी हमने देखा था 2019 में केंद्र सरकार ने सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर एनएसओ बना दिया था, उसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। अब ये क्या है, जो कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का एक भाग है। ठीक है, ये जो है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का एक भाग है एनएसओ। ठीक है, अब देखते हैं प्रथम बार जो राष्ट्रीय आय की अनुमान का प्रयास था, दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में किया था। देखिए, ये दादा भाई नौरोजी ने किया था पहला जो है राष्ट्रीय आय 1868 में। ठीक है, अब सकल घरेलू बचत क्या होती है, एक टर्म ये भी है, इसको भी देख लेते हैं। घरेलू बचत सरकारी बचत और निगम बचत के योग को सकल घरेलू बचत कहा जाता है। ठीक है, देश के गृह क्षेत्र द्वारा की गई कुल बचत को घरेलू बचत कहा जाता है। गृह क्षेत्र के द्वारा, गृह क्षेत्र में जो भी बचत की जा रही है, हमारे गृह क्षेत्र भारत में जो बचत की जा रही है उसको हम घरेलू बचत करते हैं। और सरकार द्वारा कुल बचत को सरकारी बचत करते हैं। मान लीजिए सरकार बचत कर रही है तो सरकारी बचत कहेंगे, लेकिन जो निगम घरेलू बचत, सरकारी बचत और निगम बचत के योग को सकल घरेलू बचत कहते हैं। ठीक है, और देश के गृह क्षेत्र में जो बचत की जाती है उसको घरेलू बचत कहते हैं। और देश जितनी बचत होगी उतना ही ज़्यादा आप समझिए उस देश की अर्थव्यवस्था इम्प्रूव करेगी, क्योंकि जब बचत होगी तो फिर वो निवेश होगा, जब निवेश होगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो जो है लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, रोज़गार क्रिएट होगा, फिर लोगों को जो है मतलब कि
पैसे आएंगे, आय होगी, फिर वो आय होगी तो लोग वस्तुओं की मांग करेंगे, और फिर वस्तुओं की मांग करेंगे तो फिर से उत्पादन बढ़ेगा। ऐसे करके आर्थिक समृद्धि होती जाएगी किसी देश की। ये था पहला लेक्चर। अगर इसमें अभी कुछ कमियां रह गई हैं, ज़रूर रह गई होंगी, क्योंकि अभी मैंने बस शुरुआत ही किया है। तो जो कमियां हों उनको आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा, और कृपया करके इस चैनल को, आपका चैनल है ये, जिस द्वारा UPPCS और UPSC, BPSC, MPPSC, अदर स्टेट PCS संबंधित जो भी संबंधित टॉपिक्स हैं उनके संबंध में मैं लेक्चर बनाता रहूँगा, और कुछ दिन बाद टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे, ठीक है। और आप लोगों से अनुरोध है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिए, और काल में बच के रहिए, घर पे रहिए, और बाहर जाइए तो मास्क ज़रूर लगाइए। धन्यवाद।